खाना खाते खाते हम धार्मिक शिक्षण के प्रश्न पर आए। महाराज जी बोले, देखो भाई, आजकल धर्म जैसी वस्तु का लोप होता जा रहा है। अतः पहले से ही धार्मिक शिक्षण के संस्कार डाले जाने चाहिए। मैंने कहा, पर महाराज जी, ये कोमल मस्तिष्क, ईश्वर, आत्मा, धर्म जैसे कठिन विषयों को कैसे समझेंगे? क्या आपने नहीं देखा कि लड़कों को आपके भाषण में आनंद नहीं आ रहा था? वे तो सिर्फ सभ्यता के खातिर ही बैठे थे। महाराज जी बोले, हाँ, यह सच है, लड़कों को खेलना कूदना अच्छा लगता है। यदि कहानी कहें तो वह भी अच्छी लगती है, लेकिन यह वस्तु पसंद हो या नहीं, पर उनको कही जानी चाहिए और उन्हें कंठस्थ करानी चाहिए। पर स्वामी जी, धर्म कंठ में नहीं रहता। धर्म तो जागृति है और वह अंतस्थल में जागे तभी उपयोगी है। यह तो तभी जगता है जब इसकी भूख लगती है। इसका भी अपना एक समय होता है। स्वामी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह असमय लादने के समान है? स्वामी जी सोच में पड़ गए। मैं आगे बोला, धर्म की बात सत्य है, वह जीवन नौका है। मनुष्य का जीवन लक्ष्य संसार सागर को तैरकर पार करना है। पर क्या ऐसा नहीं है कि यह बहुत मुश्किल काम है और सामान्य बुद्धि से बाहर की बात है? इसके लिए तो कितनी ही पूर्व तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। स्वामी जी बोले, हाँ, यह सच है, पर मैं बीच में ही बोल पड़ा, धर्म साग सब्जी नहीं है या कोई बाजार की वस्तु नहीं है। पुस्तक में जो छपता है वह धर्म नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को अधिक से अधिक गूढ़ और गुप्त रखना चाहिए और बहुत परिश्रम के बाद ही यह प्राप्त होनी चाहिए? स्वामी जी, हाँ, इसीलिए तो हमारे पूर्वजों को गुरु आश्रम में रहना पड़ता था और धर्म को समझने के लिए शरीर को कष्ट देना पड़ता था। मैंने कहा, पर आज तो हम घर घर और शाला शाला में उपदेश देकर धर्म की कमाई करने निकल पड़े हैं। स्वामी जी, पर यह तो कलयुग है। आज गुरु के पास आता कौन है? मैंने कहा, तो पड़ा रहने दीजिए। धर्म को बेचने या भेंट में देने से धर्म समझ में नहीं आता। स्वामी जी ने कहा, तो क्या करें? मैं बोला, मुझे लगता है कि छोटे बच्चों के सामने धर्म का उपदेश नहीं कराया जाए। उनको तो आज स्वस्थ शरीर, तंदुरुस्त मन, निर्मल बुद्धि अथवा क्रिया शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें हर तरह से बलवान बनाया जाना चाहिए। स्वामी जी बोले, हाँ, बलवान होगा वही आत्मा को पकड़ सकेगा। मैंने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि मानव शरीर में जिस प्रकार एक समय यौवन आता है, वैसे ही धर्म जिज्ञासा का भी एक समय आता है। असमय के गृहस्थाश्रम की तरह मुझे धर्म का परिचय देना भी असामयिक लगता है। धर्म को बाल्यावस्था से ही रोज़मर्रा की चर्चा का या श्लोक याद करने का विषय बना देने से तो इस विषय की जिज्ञासा भी आगे चलकर मंद पड़ जाती है। ठीक है, धार्मिक क्रियाओं का भी अपना महत्व है, पर इसकी वजह से लोग 60 वर्ष की उम्र तक कर्म कांडों में रुचि लेने वाले और धर्मधारियों के बताए धर्म का मात्र पालन करने वाले बने रहते हैं। स्वामी जी ने कहा,
यह सच है, मेरी भी यही मान्यता है। मुझे भी इतने वर्षों के अनुभव से यही लगा कि रोज़ाना यही सब दोहराते जाने से विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अब ऊब आने लगेगी। मुझे अब समझ में आने लगा है कि हमें किसी अन्य विधि से धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। मैंने कहा, क्षमा करें महाराज जी, मैं तो कहता हूँ कि धर्म को हम जीने का प्रयत्न करें। माता पिता प्रयत्न करें, अध्यापकगण प्रयत्न करें। पाठ्य पुस्तकों में धार्मिक पुरुषों और प्रसंगों की बातें आती हैं। वैसे ही पुराण एवं उपनिषद की कथाएं भी समय आने पर दी जा सकती हैं। जैसे इतिहास पुरुषों की कहानियाँ कही जाती हैं, वैसे ही धर्मात्माओं की भी कहें। इतनों को संस्कार कहें तो संस्कार, और इतनी पूर्व तैयारी कहो तो पूर्व तैयारी पर्याप्त है। शेष सारे कर्मकांड और श्लोकों को याद कराना या गवाना और धर्म शिक्षण, धर्मों और धार्मिक पुस्तकों की स्मृति, इन सबको धार्मिक शिक्षण के नाम पर छोड़ दें तो? स्वामी जी ने पूछा, तब आप मुझे क्या काम करने को देंगे? मैंने कहा, शिक्षण का। आप भी मेरी तरह शिक्षा देने बैठे। स्वामी जी बोले, पर स्वामी होकर शिक्षक का काम करूं? मैंने कहा, शिक्षा देने का काम ही है आपका। यदि आप शिक्षा देने का काम संभाल लें तो अच्छे शिक्षकों की कमी दूर हो जाए और शिक्षण का सही काम होने लगे। स्वामी जी ने हंसते हंसते हाथ धोए। तब से स्वामी जी और मैं प्रगाढ़ परिचय में आ गए। वे नई शिक्षण धारा के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं और मैं उनसे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। समय बीता जा रहा था। वर्ष के अंत तक अभ्यासक्रम तो पूरा होना ही चाहिए, और वह भी उत्तम रीति से। साथ ही प्रचलित शिक्षण पद्धति में संशोधन परिवर्तन करके बता सकूं, तभी प्रयोग सार्थक कहा जाएगा। मैंने सोचा, अब इतिहास को उठाया जाए। इतिहास की पाठ्य पुस्तकें देखीं, संतोष नहीं हुआ। एक में तथ्यगत त्रुटियां थीं, दूसरी में पुरानी दृष्टि थी, तीसरी पुस्तक में पैसे कमाने का व्यावसायिक नज़रिया था, चौथी में शैली दोष था, और सर्वाधिक प्रशंसनीय पुस्तक बड़ों के लिए सरस थी, पर छोटे बच्चों के लिए कठिन थी। मुझे लगा, पाठ्य पुस्तक से तो काम नहीं चलेगा। तब इतिहास की कहानियाँ कहकर सुनाऊं। कहानी तो सबों को प्रिय ही थी, पर अब तक तो अलग तरह की कहानी कही थी, आधी सच्ची आधी झूठी, गप्पों की और अद्भुत परियों की। इतिहास में ये बातें नहीं आती, फिर भी कहानी कहना शुरू किया। रूखे सूखे ऐतिहासिक तथ्यों को जोड़कर कहानी शुरू की। लड़के बेचैन होने लगे। मास्टर साहब, यह तो कहानी नहीं है, ऐसी कहानी हमें नहीं सुननी। जी, पहले जो कल कही थी वैसी कहानी कहें। मास्टर साहब, चलिए ना, खेल खेलते हैं। मास्टर जी, क्यों ना हम गीत गाएं। मुझे लगा, इस बार तो मैं निष्फल रहा। सबों ने मुझे घेर लिया और धीरे धीरे से हाथ खींचकर खेल के मैदान में ले गए। रात को मैंने विचार किया, ऐतिहासिक सत्यों को ज्यों का त्यों पढ़ाने से तो नहीं चलेगा। वैसे भी तमाम ऐतिहासिक घटनाओं को
किसने आँखों से देखकर अक्षरशः लिखा है। कहानी के द्वारा ही शायद इतिहास रसप्रद हो सकता है। फिर यथासंभव कल्पना का पुट देकर क्यों न इतिहास की कहानी कहूँ। दूसरे दिन मैंने कहानी शुरू की। एक विशाल जंगल था, उसमें भील रहते थे। ऐसे मोटे ताजे शरीर थे उनके, ऐसा तीर का अचूक निशाना मारते कि उड़ता पक्षी धड़ाम से नीचे गिरता। वहाँ एक झोपड़ी थी। विद्यार्थी कहानी के जादू में आ गए और कहानी को गटागट पी गए। मैंने वनराज की कहानी कही थी। मूल तथ्यों के आसपास मैंने सुंदर रंग भरा था। कहानी अधूरी रही। अगले दिन भी दूसरा काम नहीं करने दिया। मैंने कहानी पूरी की। ज़रा डरते डरते मैंने पूछा, दूसरी बार जो कहानी सुनना चाहें वे खड़े हो जाएं। एक नहीं, पर सब के सब खड़े हो गए। दूसरे दिन कहानी चली। तीसरे दिन, चौथे दिन यूँ इतिहास की कहानियाँ चलने लगीं। खेलने या गाने का नाम भी कोई नहीं लेता था। मैं देख रहा था कि कहानी में किस हद तक रुचि लेते हैं। किसी ने बड़े साहब से जाकर कहा होगा, प्रयोग कैसा रहा इसका पता तो वर्ष के अंत में पड़ेगा, और उस दिन आप शिक्षक से कहेंगे कि इन लड़कों को कुछ नहीं आता। पर इन लड़कों का एक साल बिगड़ जाएगा, उसका क्या होगा। अवश्य कोई शिक्षक ऐसा कह आए, इस बात पर मुझे ज़रा भी आश्चर्य नहीं था। मेरी कक्षा के बालकों को कहानी सुनने को मिलती थी और वे उससे खुश थे। दूसरे अध्यापकों की कक्षा के लड़के असंतोष प्रकट करते थे, कहानी की मांग करते थे। वे पढ़ने में ध्यान देने की बजाय शरारतें करते थे। इससे दूसरे शिक्षक मुझसे चिढ़ते थे। मैं कहता, भाई तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मुझे तो प्रयोग करना है। मेरे मन में प्रयोग का मूल्य है। मैं ही उसकी चिंता नहीं करूँगा तो बालकों का एक साल नहीं बिगड़ जाएगा। उसके लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, पर काम करने की मेरी अपनी रीति है और तुम्हारी अपनी। तुम लोग चाहते हो तो मैं यहाँ से दूर कहीं और कहीं अपनी कक्षा चलाऊं। एक दिन बड़े साहब मेरी कक्षा देखने आ गए। वैसे तो वे भले थे, पर पूरे समय कहानी ही चलते देखकर वे झुंझला उठे और बोले, भाई लड़के इस तरह इतिहास नहीं सीखेंगे। जब तक कहानी सुनेंगे तभी तक उनको आनंद आएगा। फिर तो इस कान से सुनी और उस कान से बाहर। इसमें तुमने क्या तो उन्हें पढ़ाया और क्या तो उन्हें ज्ञान मिला। मुझे उनकी बात सही लगी। मैंने भी सोचा, आखिरकार कहानी की मुख्य बात तो याद रहनी चाहिए, अन्यथा इतिहास की परीक्षा में ये फेल हो जाएंगे। मेरे सिर पर परीक्षा का बंधन तो था ही। मैंने एक आजमाइश की। वनराज की कहानी तीसरी बार चल रही थी। मैं उसमें कुछ स्थानों पर फेरफार करके कहने लगा। लड़के बोले, ऐसा नहीं था, आपने तो यूँ कहा था। पहले तो 1000 घोड़े बताए थे और अब 50 कैसे कह रहे हैं। पहले तो नदी तट पर झोपड़ी थी। मुझे लगा कहानी को तो लड़कों ने मजबूती से पकड़ा है। मुझे हिम्मत आई कि अब लड़के भूलेंगे तो नहीं। पर नमक मिर्च लगाई हुई कहानी
इतिहास के परीक्षक के किस काम की। अब मुझे इन सब को परीक्षक की दूरबीन में लाना चाहिए। कही हुई कहानी को लिखकर मैं विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देने लगा। संक्षेप करने योग्य अंशों को मैंने संक्षिप्त कर दिया था। कई जगहों पर मैंने अधिक प्रामाणिक स्थान एवं काल लिखे थे। कहानी की कथन शैली और लेखन शैली में अंतर होता ही है। उसी फर्क को मैंने यहाँ काम में लिया और विद्यार्थियों को कहानी पढ़ने में आनंद आया। अभी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि इस कहानी पर लड़कों से प्रश्न पूछूं तो वे सही उत्तर देंगे। मैंने एक कहानी को बिंदु रूप में लिखा। सिर्फ एक एक वाक्य में एक एक प्रसंग लिखा, यानी कहानी की मात्र रूपरेखा और सार लिखा और उनको पढ़ने के लिए दिया। विद्यार्थी उसे पढ़ गए। मुझे लगा कि उसे पढ़ने पर उन्हें पूरी कहानी स्मरण आ गई थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहानी के यथार्थ को प्रश्नोत्तर द्वारा निकलवाना शुरू किया। मेरे आश्चर्य का पार नहीं था। वे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर फटाफट देने लगे। मुझे विश्वास हो गया कि अब वे परीक्षा में पास ही नहीं होंगे, वरन परीक्षा के बाद भी इतिहास को कभी नहीं भूलेंगे। मैंने बड़े साहब को प्रयोग के लिए बुलवाया और इतिहास की परीक्षा लिखाई। वे बोले, इस पद्धति से दूसरी कक्षाओं में भी इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। इस एक मामले में मेरे मन को बहुत शांति मिली, पर अभी बहुत बाकी था। 4 माह बीत चुके थे और प्राप्त सफलता से मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा था।